Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और ये है 1995 में पब्लिश हुई उनकी किताब इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, इस बुक में मेंशन है कि 1990s तक भारत के कई हिस्सों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज जैसी थी, लेकिन इस टाइम केरला एक ऐसा स्टेट था जो अपनी एक अलग ही कॉन्ट्रास्ट इमेज बिल्ड कर रहा था। और दोस्तों, केरला बस भारतीय राज्यों से ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, थाईलैंड और इवन साउथ कोरिया जैसे तेजी से डेवलप होती कंट्रीज से भी काफी आगे था। लेकिन दोस्तों, शायद आपको ना मालूम हो कि 1956 में जब केरला को एक स्टेट के तौर पर फॉर्म किया गया, उस टाइम पर केरला की स्थिति ऐसी नहीं थी। देखा जाए तो केरला के फॉर्मेशन के एक साल बाद ही लाइफ मैगजीन ने केरला को भारत का सबसे गरीब राज्य डिक्लेयर किया। इंटरनेशनल मैगजीन्स तो लेट 60s तक केरला की भुखमरी और गरीबी से रिलेटेड स्टोरीज पब्लिश करते रहे। और एक बार तो केरला में चावल की कमी से दुखी होकर पीएम इंदिरा गांधी ने तब तक चावल नहीं खाने का प्रण कर लिया जब तक कि केरला में चावल की कमी पूरी नहीं हो जाती। हालांकि दोस्तों, इस कंडीशन के बावजूद भी केरला ने जो कमाल किया, उसकी पहली झलक 1970s में सोशल डेवलपमेंट के रूप में और दूसरी झलक 1990s तक आते आते केरला की इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिल जाती है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना तो कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ना कोई IT सेक्टर और ना ही कोई एग्रीकल्चर बूम। फिर भी दोस्तों, केरला ने पहले पर कैपिटा इनकम में खुद को नेशनल एवरेज से आगे किया और फिर देश में दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मलयालम लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए एक नए स्टेट को फॉर्म किया गया और इसका नाम रखा गया केरला। देखा जाए तो केरला को मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार डिस्ट्रिक्ट, त्रावणकोर कोचीन, कासरगोड तालुक और दक्षिण केनरा को एक साथ मिलाकर बनाया गया और इसकी कैपिटल बनी तिरुवनंतपुरम। लेकिन दोस्तों, स्टेट फॉर्मेशन के बाद ऐसा नहीं था कि केरला एक सेल्फ डिपेंडेंट और रिच स्टेट था, बल्कि उस समय वो भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता था। और इसके बावजूद 1970s में ही केरला ने लैंड रिफॉर्म, जनरल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटीज जैसे इश्यूज को लगभग खत्म कर दिया था, जिससे आज भी देश के कई अमीर राज्य स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, केरला में सोशल डेवलपमेंट तब पॉसिबल हुआ जब स्टेट की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन केरला शुरू से ही अपने सोशल डेवलपमेंट को लेकर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। 1980-81 के बजट का अगर एग्जाम्पल ले तो केरला के टोटल बजट में सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर 45.7% था, जबकि बाकी के स्टेट्स का एवरेज एक्सपेंडिचर 29.8% ही था। दोस्तों, इस वजह से केरला ने जल्द ही हाई लिटरेसी रेट, बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्वलिटी जैसे बड़े बड़े इश्यूज को टैकल कर लिया, जिसे केरला मॉडल के तौर पर दुनिया भर के रिसर्चर्स द्वारा स्टडी किया गया कि आखिर कैसे बिना सरप्लस इनकम के भी सोशल डेवलपमेंट किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद भी केरला की इकोनॉमी में कोई रैपिड ग्रोथ देखने को नहीं मिली और ऐसा 1987 तक चलता रहा। देखा जाए तो 1987 तक केरला की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 20% कम थी, यानी कि स्टेट फॉर्म होने के 30 साल बाद तक केरला भारत के गरीब राज्यों में शुमार रहा। लेकिन 1987 के बाद इस स्टेट की किस्मत बदल गई और 1987 में केरला में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाई, जिसने सालों से चल रहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को स्टेट से खत्म कर दिया और इस गवर्नमेंट ने बिना किसी पॉलिटिकल इशू के अपना टर्म पूरा किया। दोस्तों, इसके साथ ही 1987 के बाद से ही केरला की इकोनॉमी में पहली बार रैपिड ग्रोथ देखने को मिली, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 1993 तक स्टेट की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज के बराबर हो गई। देखा जाए तो इस ग्रोथ ने सुपर स्पीड से खुद को आगे बढ़ाए रखा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 2017-18 में ये नेशनल एवरेज से 60% ज्यादा हो गया। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि इस ग्रोथ में ना तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ना ही IT सेक्टर और ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई बड़ा रोल था, बल्कि केरला को रिच बनाने में सबसे बड़ा योगदान था विदेशों से आने वाले पैसे, यानी कि रेमिटेंसेस का। दोस्तों, आइए समझते हैं कि केरला के गरीब से अमीर राज्य बनने के सफर में रेमिटेंसेस ने फ्यूल का काम कैसे किया। दोस्तों, 1960s में वेस्ट एशिया के गल्फ रीजन में ऑयल की खोज हुई, जिससे गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी अचानक से बूस्ट हुई और इन देशों में स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड बढ़ गई। ऐसे में 1970s तक इस अपॉर्चुनिटी के बारे में केरला के उन अनएम्प्लॉयड स्किल्ड लोगों को जानकारी हुई जिनके लिए सुनहरा मौका था, और केरला के लोगों ने इस मौके को भुनाया भी। देखा जाए तो 1970s से 1980s तक केरला के मेजर वर्कफोर्स का माइग्रेशन ऐसे देशों में हुआ जहां उन्हें हाई वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो रही थी और उसमें केरला की इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे में मिलियंस ऑफ मलयालीज माइग्रेट होते रहे, जो न सिर्फ ऐसे देशों में पैसे कमाते बल्कि अपनी फैमिलीज को भी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भेजते थे। दोस्तों, इस तरह से 80s तक केरला में रेमिटेंसेस लगातार बढ़ने लगा और उन फैमिलीज के पास सरप्लस कैपिटा भी हो गया। दोस्तों, अगर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसा सिर्फ केरला में ही क्यों हुआ, बाकी के राज्यों ने इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया, इसका जवाब है केरला का रिजर्व ऑफ टैलेंट।
दोस्तों ये वही ह्यूमन रिजर्व था जिसे स्टेट बनने के बाद से ही डेवलप किया जा रहा था। ये सोशल सेक्टर में केरला का बड़ा इन्वेस्टमेंट ही था कि वहाँ के लोग ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ खुद को सिंक कर सके। वहीं दूसरी ओर भारत के बाकी राज्यों का सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर इतना कम था कि वहाँ के लोग अपनी लिटरेसी, पॉवर्टी और शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ही नहीं उबर पा रहे थे। ऐसे में जब 60s में गल्फ कंट्रीज में मास वर्क की डिमांड आई तो केरला के लाखों लोगों ने इसे पूरा किया। हालांकि दोस्तों 1960s की शुरुआत में माइग्रेशन इतना आसान भी नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि केरला के गरीब लोगों ने अरेबियन सी को बिना किसी खास इक्विपमेंट वाली बेसिक बोट्स की मदद से पार किया और ये काम के लालच में अनजान वेस्ट एशियन लैंड पर पहुंचने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी वर्किंग स्किल्स को रिकग्निशन मिलने लगी तो बहुत सी कंपनीज ने फॉर्मली केरला के लोगों को अपने यहाँ जॉब ऑफर किया। दोस्तों इसी का रिजल्ट है कि साल 2015 तक केरला की 2.4 मिलियन पॉपुलेशन हर साल 1 लाख करोड़ रुपए रेमिटेंसेस के रूप में इंडिया भेजने लगी और 1980s तक गल्फ कंट्रीज से आने वाली इन्हीं रेमिटेंसेस की बदौलत न सिर्फ केरला के आम लोगों की कैपिटल डिफिशिएंसी कम हुई बल्कि उनके पास सरप्लस मनी भी इकट्ठा होने लगी और इसके परिणाम स्वरूप स्टेट इकोनॉमी में डिमांड लेड ग्रोथ देखने को मिली। दोस्तों इसके बाद 1991 में हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद केरला के स्किल्ड वर्कर्स का माइग्रेशन और तेज हुआ और गल्फ कंट्रीज के अलावा बाकी के डेवलप्ड नेशन में भी उन्हें काम मिलने लगा। यही कारण है कि मिड 90s से अगले 2 दशक तक केरला के नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रेमिटेंसेस का पार्टिसिपेशन 20 से 25% तक बढ़ गया, यानी कि स्टेट जीडीपी का 1/4 रेमिटेंसेस से ही आने लगा। देखा जाए तो इससे 1990s में ही केरला की पर कैपिटा इनकम और साल 2004-5 तक तो ये नेशनल एवरेज से 30% तक ज्यादा हो गई। इन सब के अलावा कैपिटल की उपलब्धता ने केरला में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड को और बढ़ावा दिया। दोस्तों 1990s की शुरुआत में ही केरला में बड़ी संख्या में सुपरमार्केट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स खुलने लगे जिन्हें रेमिटेंसेस के बेनिफिशियरी इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। और दोस्तों ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि केरला के लोगों के पास ग्लोबलाइजेशन जल्दी पहुंच गई थी और लोग उससे जुड़े भी रहना चाहते थे। देखा जाए तो इस तरह से मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के रूप में लार्ज स्केल पर ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल मार्केट प्लेस इमर्ज होने लगे जिससे स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स के रूप में अच्छा रेवेन्यू मिलने लगा। मार्केट के साथ ही सरप्लस मनी को सेव करने के लिए लोगों को बैंक्स और नॉन बैंकिंग कंपनीज की जरूरत पड़ी जहां वो अपने पैसे को न सिर्फ सिक्योर कर सके बल्कि उसके बदले उन्हें कुछ रिटर्न भी मिलता रहे। दोस्तों इस डिमांड को देखते हुए केरला में बहुत सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और कोऑपरेटिव बैंक्स क्रिएट होना शुरू हो गई और केरला में फ्लो ऑफ कैपिटल और मजबूत हुआ। साथ ही ये एनबीएफसीएस और कोऑपरेटिव बैंक्स उन लोगों को लोन ऑफर करने लगे जो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कामों को पैसे की कमी के चलते शुरू नहीं कर पा रहे थे। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और बड़े बिजनेसेस के लिए नॉट सो कंड्यूसिव क्लाइमेट की वजह से केरला में लार्ज स्केल पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेट होने लगे जिसमें फूड रिलेटेड एंटरप्राइजेस और क्लॉथ मार्केट जैसे बिजनेस को खूब बढ़ावा मिला। देखा जाए तो 1990 के आसपास केरला में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ और एजुकेशन जैसी सोशल सर्विसेज में भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखी। दोस्तों कैपिटल शॉर्टेज खत्म होने पर केरला के लोगों का ध्यान अपने यहाँ के यूनिक क्लाइमेट और टोपोग्राफी की ओर भी गया और इसके पोटेंशियल को समझते हुए उन्होंने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का रुख किया और इस तरह से केरला में कैश क्रॉप्स की खेती में ग्रोथ नजर आई जिसमें कोकोनट, रबर और स्पाइसेस जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शामिल है। दोस्तों इसके अलावा भी केरला के डेवलप्ड सोशल सेक्टर की वजह से भी केरला की डिमांड लेड इकोनॉमिक ग्रोथ को फायदा हुआ। दरअसल केरला में काम करने वाले मजदूरों को हाई वेजेस दिए जाने लगे जिसके पीछे लॉजिक ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के गेन होने वाले फायदे को इक्वली स्प्रेड किया जाए। देखा जाए तो हाई वेजेस का मतलब हाई कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों आपको बता दें कि 1983 में केरला में रूरल एरियाज में किसी कैजुअल वर्कर को मिलने वाला डेली वेज नेशनल एवरेज से 2.3 टाइम्स ज्यादा था जो कि 2017-18 में भी नेशनल एवरेज से 1.9 टाइम्स अधिक था। दोस्तों अगर आप साल 1970 से 2000 के बीच केरला के रूरल हाउस होल्ड का पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेशनल एवरेज से कंपेयर करें तो 1970 से 71 में यह नेशनल एवरेज से कम था, लेकिन 1989 से 1990 में ये नेशनल एवरेज से 3% ज्यादा हो गया और आगे 10 सालों में ये नेशनल एवरेज से 56% अधिक हो गया। इन सब के अलावा साल 2011-12 तक आते आते ये नेशनल एवरेज से 87% अधिक हो गया। और दोस्तों इस कंपैरिजन से आप समझ सकते हैं कि केरला में कोई भी पर्टिकुलर सिटी या फिर रीजन अपनी टोपोग्राफी या फिर इकोनॉमिक प्रिविलेजेस की वजह से डेवलप नहीं हुआ, बल्कि केरला के हर पार्ट्स में लोगों की सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग बराबर ही रही और ये सब उसकी कैपिटल बूम से पॉसिबल हो पाया जो कि इस स्टेट को 80s के डेकेड से ही
रेमिटेंसेस के फॉर्म में मिलने लगा था। दोस्तों यही कारण है कि आज केरला भारत का सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है, जो देश के 1.18% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है और 2.76% की पॉपुलेशन के साथ देश की जीडीपी में 4.11% का कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन दोस्तों कोविड पैंडेमिक के बाद से ही केरला की इकोनॉमी में रेमिटेंसेस का इनफ्लो कम हुआ, साथ ही माइग्रेशन रेट में भी डिक्लाइन देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में केरला की रेमिटेंसेस बेस्ड इकोनॉमी कितनी सस्टेनेबल रहेगी। दोस्तों केरला 21st सेंचुरी के तीसरे डेकेड में पहुंच चुका है। अब उसके सामने यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज वर्किंग एज पॉपुलेशन के साइज में लगातार डिक्लाइन होना है। ऐसे में अब्रॉड जाकर पैसे कमाने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी, जिस वजह से केरला के रेमिटेंसेस में आने वाले सालों में बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो पिछले कुछ सालों से दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में दोस्तों कहा जा रहा है कि केरला की लॉन्ग माइग्रेशन हिस्ट्री अब रिवर्स हो रही है। अगर आप नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रेमिटेंसेस का कंट्रीब्यूशन के ट्रेंड को देखेंगे तो साल 2014 में जहां टोटल कंट्रीब्यूशन 36% था, वहीं साल 2018 में ये सिर्फ 19% ही रह गया है, यानी लगभग 4 सालों में ही ये आधा हो गया है। साथ ही 2013 से 2018 के बीच केरला के इमिग्रेशन में भी डाउनफॉल देखने को मिला है और रिटर्न ऑफ माइग्रेशन साल 2013 से साल 2020 के बीच बढ़ गया है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में केरला को ये एहसास हुआ है कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरी तरीके से रेमिटेंसेस पर ही डिपेंड नहीं रह सकता है, और इसका कारण ये है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा नहीं है। साथ ही अब गल्फ कंट्रीज में भी इंटेंस चीप लेबर की डिमांड घटने लगी है। ऐसे में दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि अगर केरला आने वाले सालों में रेमिटेंसेस पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म नहीं कर पाएगा तो उसे एक इकोनॉमिक शॉक भी लग सकता है। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.